अभी जैसे कुछ साल पहले से हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो रेसलमेनिया वाला शो है अब वो 2 नाइट्स का होता है। एक रात में अलग मेन इवेंट, दूसरी रात में अलग मेन इवेंट, 2 दिन का होता है। एकदम से बिल्कुल फेस्टिवल जैसा माहौल लगता है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको चेंज किया, जैसे समर स्लैम अब जो 2025 में होगा वो भी 2 नाइट्स का होने वाला है। 2026 वाला समर स्लैम भी 2 नाइट्स का होगा। और ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू और ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि अब जो अगला शो डब्ल्यूडब्ल्यू 2 रातों का बनाने जा रही है वो है रॉयल रंबल। डब्ल्यूडब्ल्यू इस फॉर्मेट को रॉयल रंबल के बाद मनी इन द बैंक के ऊपर भी लगाने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि 2026 का अब जो रॉयल रंबल होगा, मतलब ये तो अभी होने वाला है जैसे भी है, उसके बाद वाला ये 2 नाइट्स का होगा। एंड देन उसके बाद फिर यही चीज ये लगाने वाले हैं मनी इन द बैंक के ऊपर ही। मेरे को तो आई थिंक, देखो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। मेरे को जो सबसे पॉजिटिव बात लगती है इसकी कि कई बार जब एक बहुत ज्यादा हम शो के लिए हाइप्ड होते हैं तो उसके बाद जब वो हो जाता है तो लगता है बस हो गया। लेकिन जब वो 2 नाइट्स वाला होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी रूम है। जैसे रेसलमेनिया नाइट 1 होने के बाद नाइट 2 के लिए कुछ अलग ही एक्साइटमेंट और फीलिंग होती है। वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे एक्साइटमेंट फील कर पाना कभी कभी शोज के लिए, लेकिन उस टाइम में मुझे तो बढ़िया सा लगता है। तो क्रिटिसिज्म तो है कि भैया इतना हर बार तुम हर शो को 2 वाला क्यों बना रहे हो, लेकिन फिर ठीक ही है। मेरे को तो ज़्यादा अगर एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस हाँ, ऐसा मत करना कि लुच्चू पुच्चू शोज़ को भी तुमने 2 नाइट्स का ज़बरदस्ती बनवा दिया। तो वो 2 नाइट्स अगर है तो फिर वैसा डिलीवर भी करो, बस ये चाहता हूँ। वो फालतू की एक्साइटमेंट हाइप भी नहीं रखनी, क्योंकि फिर वो डिलीवर नहीं होता तो फिर मज़ा भी नहीं आता। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज डब्ल्यूडब्ल्यू का हॉलीडे टूर चल रहा था तो भैया इन्होंने लाइव इवेंट के अंदर ही पूरी चांदी कर दी। सब कुछ आपको पता था पहले से, मैंने आपको बताया था क्या क्या जो मैचेस हैं वो होंगे। रिजल्ट्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन इस पूरे शो का ये तो भाई वीकली शो की तरह ही लगा, या फिर एक प्रीमियम लाइव इवेंट तो नहीं, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जैसा उससे तगड़ा लगा भाई मुझे, सही बताऊं तो। क्योंकि वहां पे तो फिर भी इन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा किया नहीं शो में, शो के बाद हुआ था। जैसे सेथ रॉलिंस और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच था यहाँ पे, तो डोमिनिक मिस्टीरियो के मतलब उनको हरा दिया ऑब्वियसली उन्होंने। लेकिन मैच से पहले वो ऐसा सीएम पंक का ये वाला साइन भी कर रहे थे, जीटीएस वाला, उनको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी इनका मैच भी होने वाला मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर। ब्लड लाइन और जिमी एंड जे ऊसो का भी मैच था, ब्लड लाइन वर्सेस ऊसोस का। यहाँ पे रेफरी से भी उन्होंने ईट करवा दिया। आपको पता है लाइव इवेंट है तो ये ज्यादा केयर नहीं करता कि कौन क्या देख रहा है क्या सोच रहा है, तो अपना मस्त चिलिए रहते हैं। रेफरी से भी करवा दिया। एंड में जिमी ऊसो को पड़ता है स्पीयर और स्पाइक सोलो सिकोवा की तरफ से, मैच जीत गए। और इसके बाद इतना फनी मूवमेंट आया है, क्योंकि ये तीनों बंदे ना, टामा टोंगा, जेकब फाटो एंड सोलो सिकोवा, ये पढ़ रहे थे जे और जिमी ऊसो के ऊपर। जिमी और जे ने टर्न कर दिया, और मतलब टर्न कर दिया मतलब कि माहौल बदल दिया उन्होंने। जेकब फाटो एंड सोलो सिकोवा को साइड कर दिया। उतने में टोंगा लो टेबल लगा रहे थे, तो उनको लगा हाँ भाई अभी तुम अपने यार दोस्तों के लिए टेबल लगा रहा हूँ। जैसे ही पीछे मुड़ को देखा उनका भाई यहाँ तो सारी कहानी जो कायनात है वही पलट चुकी है। उल्टा फिर उनको ही स्पीयर पड़ गया उस टेबल के थ्रू। बहुत फनी लगा। टामा टोंगा का कैरेक्टर भाई बहुत बढ़िया है। शुरू में क्रिटिसिज्म उनको मिला था जरूर, लेकिन हाँ अब हर बंदे ने अपना एक अलग प्लेस बना लिया है। टोंगा लोआ थोड़े से गायब हो गए हैं अभी क्योंकि उनकी इंजरी की वजह से, लेकिन उनका भी रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू जनरेशनल बनाएगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं भी बनाएगी तो एटलीस्ट फैंस का पर्सपेक्टिव तो उनको जनरेशनल वाले तरीके से ही देखने का होगा। सीएम पंक और लुडविग काइजर का भी मैच था। यहाँ पे भी सीएम पंक का अलग ही चल रहा है। ये रिंग के बीच में पता नहीं ऐसे क्या हाथ फैला से रहे हैं, और रेफरी को भी साथ में उन्होंने वो करवा दिया। जॉन सीना का यू कैन नॉट सी मी 5 नकल शफल वाला जो मूव है वो भी लगाया है सीएम पंक ने, तो वो मे बी क्या पता किसी चीज़ के लिए आगे हिंट कर रहा हो। ज़्यादा उस पर स्पेकुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद कंसिडर कर सकते 2025 में फेयरवेल टूर के लिए। बाकी एंड में जाके फिर सीएम पंक ने जो है मैच जीत लिया अपने जीटीएस फिनिशर के साथ। केविन ओवंस और कोडी रोड्स का भी मैच था, और भाई आज हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फाइनली केविन ओवंस भी दिख गए हैं। थोड़ा ऑफिशियल वे में बोलेंगे, क्योंकि अब तक वो जो हरकतें कर रहे हैं वो उनको रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको यूज कर सके शोज में, क्योंकि भाई बंदा थोड़ा सा पगला गया, वो कहीं पे भी घुस जाता है। सबसे पहले ही केविन ओवंस ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी। कहते हैं जैसा मैंने बोला था कि मैं ही तुम्हारा राइटफुल ट्रू डब्ल्यूडब्ल्यू में चैंपियन हूं, और बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट्स एंड डर्ट शीट्स ने गलत रिपोर्ट कर दिया कि मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करूंगा। भाई मैं जैक्सनविल में आ गया हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है। और एईडब्ल्यू के ऊपर भी क्या एक शॉट लिया है केविन ओवंस ने, क्योंकि आपको पता है एईडब्ल्यू बहुत टाइम तक जैक्सनविल से ही होती थी। तो वो कहते हैं कोडी रोड्स के रेफरेंस में, क्योंकि तब कोडी रोड्स उस समय थे एईडब्ल्यू में, तो कहते हैं कि कोडी रोड्स की वजह से जैक्सनविल वाला तुमने बहुत सफर किया है, तो आज मैं थोड़ा सा तुम्हें हील करूंगा। कोडी रोड्स को बुरी तरीके से बजाया, क्या बोल दिया मैंने, जैक्सनविल ने सफर किया है कोडी रोड्स की वजह से, जो कोडी रोड्स हमेशा एडब्ल्यू के शोज में परफॉर्म करते थे। तो केविन ओवंस कहते हैं कि भाई आज मैं तुम्हें हील करूंगा, ये कहने का मतलब था मेरा। बाकी मैच सब कुछ होता है। स्टनर के ऊपर भी कोडी रोड्स किक आउट कर रहे हैं, और लो ब्लो भी मारा है केविन ओवंस ने। तो पूरे इन्होंने जो हील वाले मूव्स है वो करे हैं, और एंडिंग भी कुछ ऐसी होती है जो कि ऐसा नहीं बोलूंगा मैं किसी एक के फेवर में थी, क्योंकि केविन ओवंस को भी शायद ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई बंदा जो है
हारेगा, लेकिन ऐसे हारेगा कि ये ब्लेम कर सके डब्ल्यूडब्ल्यू के लोगों को, क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि स्टील केज के ऊपर से कोडी रोड्स निकल गए और केविन ओवेंस दरवाजे से निकल गए, लेकिन हाँ पहले कोडी रोड्स का ही पैर जो है वो लैंड किया था। तो आगे जाके केविन ओवेंस इसकी भी कहानी बना सकते हैं कि कैसे मेरे साथ वो वाले शो में भी गलत हुआ। बाकी ये वाला शो का जो मेन इवेंट था वो गुंथर और डेमन प्रीस्ट के बीच में था। फिन बैलर हर बात में आके जो है अपनी नाक घुसेड़ दे रहा, टांग अड़ा देता है। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया, डेमन प्रीस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगा भी दिया डेमन प्रीस्ट ने, लेकिन क्योंकि रेफरी का ध्यान तो कहीं इधर उधर ही चल रहा है, बाकी एंड में डोमिनिक ने डेमन प्रीस्ट के मुंह पे बड़ी जोर से मार दिया, गुंथर का पावर बम आ गया। उसके बाद जो मैच है वो गुंथर जीत गए। मैच के बाद डेमन प्रीस्ट के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो एंड फिन बैलर अटैक कर रहे हैं। गेस व्हाट, ये शो के एंड में हुआ क्या है भाई साहब, सीएम पंक तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही माहौल में इतना खुश हो चुका है, कहता भाई जो करना है, जिससे मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं मैं सब कुछ करूंगा। लिटरली बंदा तौलिया लपेट के आ गया, शावर वाली कैप पहन के आ गया है और ऐसे ही भागते हुए वो डेमन प्रीस्ट को बचाने के लिए आ गया। भाई ये कौन करता है। बाद में जाके उन्होंने ये बोला कि मैं तो अपना नहा धो रहा था, देखा अरे भाई मेरी जरूरत है तो मैं भाग के आ गया बचाने के लिए। फिर एंड में थोड़ा सा डेमन प्रीस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, डेमन प्रीस्ट में एक प्रोमो कट किया, तो ऐसे करके इन्होंने शो को ऐसे बस हो गया खत्म। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से तगड़ा लगा मुझे, और होता भी है हॉलीडे टूर करके जब एडवर्टाइज करते बाकी जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, फिर इसको डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े मैचेस के साथ बड़े लेवल से भी ट्रीट करती है। तो वहाँ के लोगों की तो चांदी होगी, बाकी थोड़ी बहुत डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्लिप्स भी शेयर कर दी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वही है कि वहाँ के लोगों के लिए फुल एंटरटेनमेंट था यहाँ पे। डब्ल्यूडब्ल्यू का रेफरेंस आ गया भैया, कल जो भी कल के आज भी चल रहा है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 4th वाला टेस्ट। तो कल आपको पता है सैम कॉन्स्टेस और वो क्या हुआ था सारा कांड विराट कोहली का, और वहाँ पे सैम कॉन्स्टेस की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी थी। तो कमेंट्री से बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा किसी को देखा था तो वो हल्क होगन थे, और उनके रेसलमेनिया में उस वो चैंपियनशिप मैच की बात करते हैं जब वो सैम कॉन्स्टेस ऐसे लोगों को ऐसे चीयर करने के लिए बोल रहे थे, और जो रूथलेस तरीके से उन्होंने मैच में भी कम्पीट किया था। वैसे इस पूरे पंगे के ऊपर क्रिकेट चैनल पे कल मैंने वीडियो भी डाली है, तो जैसे यहाँ पर हम रेसलिंग के बारे में बातें करते हैं वैसे वहाँ क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं। अगर आप क्रिकेट भी देखते हो तो उस चैनल को भी देखना आपके लिए मैंडेटरी है, तो लिंक आपको पहले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर इस वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हो। बाकी होगन ने एक इंटरव्यू के अंदर एक ऐसी बात बोली, भाई मेरी रिस्पेक्ट सी और ज़्यादा बढ़ गई उनके लिए। उन्होंने ये बोला, जब उनसे कोडी रोड्स के बारे में पूछा ना कि यार तुम भी रह चुके हो अपने टाइम के टॉप स्टार, अब कोडी रोड्स है, तो तुम कैसे इस चीज़ को देखते हो। तो उन्होंने बोला यार चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, कुछ चीज़ें अब भी सेम है, और उन्होंने क्या परफेक्ट तरीके से इसको बताया है कि हर किसी को समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जब मैंने आंड्रे द जायंट को स्लैम मारा था तो वो इनफ था मेरे को एक टॉप स्टार की तरह एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन क्या आज के टाइम में भी वो चीज़ इनफ होगी। तो ऐसा करके उन्होंने बता दिया कि जब लोग डिफरेंट टाइम को डिफरेंट जनरेशन को कंपेयर करते हैं तो कैसे वो एक फेयर चीज़ नहीं होती, हालांकि वो चीज़ें कांस्टेंट होती है, लेकिन फिर भी उस तरीके से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये बताता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू के सही में पुराने वाले लोग हैं उनकी सोच डीप वाली है। हाँ कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें तो उनकी सब चलती ही रहती हैं, लेकिन रेसलिंग को लेके ओपिनियन सुनने लायक होता है। यार कोफी किंगस्टन तुम तो सारी ही हदें पार कर रहे हो। अभी क्रिसमस को लेके उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट करी है। भाई इतना ज्यादा कोई बेकार बंदा कैसे हो सकता है। अपनी मम्मी की फोटो जिसमें वो सब फैमिली फोटो है, यहाँ पे आप देखो अपनी मम्मी की फोटो पे उन्होंने ऐसा काला पीला कर दिया, काला कर दिया, पीला तो नहीं किया, कि कोई देख ना पाए ये उनकी मॉम है। और ऐसा करके हम क्यों ही करते हैं, जब हम किसी बंदे को भाव नहीं देते हम उसको मानते नहीं कि वो सही में वहाँ पे होना डिजर्व भी करता है। इसके बाद लोग कह रहे हो ओ भैया क्या हील वर्क है तुम्हारा, तुमने तो अपनी मम्मी को ही गायब कर दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई सोशल मीडिया पे आजकल जो हील सुपरस्टार्स कर रहे हैं ना, वैसा कोई कुछ नहीं कर रहा। डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर राइटर विंस रूसो ने ट्रिपल एच के बारे में एक ऐसी बात बोली है ना, जो कि मुझे लगता है कि शायद हमको भी कंसिडर करनी चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे बोला है। वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी बात के ऊपर जो कि ट्रिपल एच बोलता है उस पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया थोड़ा सा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को बताया गया था, इसको क्या हाइप किया इन लोगों ने, लेकिन वो क्या फ्लॉप था। और जब ट्रिपल एच ये बात करते हैं ना कि एटीट्यूड एरा से भी बढ़िया ये एरा है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और तुमको भी नहीं करना चाहिए। विंस रूसो ने इस तरीके से बोला कि भैया ये बातें बोलने को तो बड़ी बड़ी बोल देते हैं, लेकिन जब डिलीवर करने की बारी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग डिलीवर नहीं कर रहे। तो ट्रिपल एच की बातों के ऊपर तो मैं भरोसा नहीं करता। हाँ हम भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कई बार शोज को थोड़ा ज़्यादा हाइप कर देते हैं, फिर वैसा निकलता नहीं है, बट फिर वो समझना ही पड़ता है भाई। बिजनेस के नज़रिए से वो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हाँ ये ठीक ठाक शो है, इसे भी देख लेना, इसको देखना ये ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे करके तो बोलेंगे नहीं, जो अगली चीज़ है उसको तगड़ा करके हाइप करेंगे। बट हाँ फिर हमको थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा कि क्या सिर्फ बिजनेस के लिए बात हो रही है, सच में यहाँ पे कुछ तगड़ी चीज़ होगी, क्योंकि SNME के अंदर तो वो चीज़ नहीं हुई थी। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको सुन के अच्छा नहीं लगा कि लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच होगा 2025 में, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू एक मैच वेस्ट कर रही है, जॉन सीना का एक फ्यूड वेस्ट कर रही है, इससे बड़ा किसी और लेजेंड के साथ, किसी बड़े सुपरस्टार के साथ लड़वाओ, तो शायद आपके लिए खुशी की बात है। क्योंकि अब नई रिपोर्ट ये आई है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को डिस्कस कर रही
रही है। तो इंटरनल बैक स्टेज बहुत सारे ऐसे हायर अप्स वाले लोग हैं जो कि इस मैच के अगेंस्ट हैं। तो अब थोड़ा सा मामला लटक गया है, जहां पहले ऐसा लग रहा था कि 2025 में ये तो वो मैच है इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूर से जरूर करेगी ही करेगी, अब शायद वो चीज चेंज हो सकती है। अब ये तो जब प्रोग्रेस करेगा आगे तो ही पता चलेगा, लेकिन मैं तो सही में इतना अगेंस्ट नहीं हूं इसके, क्योंकि मेरे ख्याल से वो लोगन पॉल अभी का स्टार है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर उसको फ्यूचर अपने इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे तो जॉनसन के साथ फ्यूड करवाना अच्छी चीज हो सकती है। बट हाँ, अगर मेरे को ये लगता है कि सामने और तगड़े तगड़े नेम है और मेरे को रिप्लेस करने का मौका मिले तो शायद मैं लोगन पॉल को फिर साइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो चाहिए फुल सुपर सीना यहाँ पे, जो बंदा मैचेस भी जीते और इसकी फ्यूड पुराने लोगों के साथ हो ताकि वो नॉस्टैल्जिया में हम लोग जी सके। आई थिंक यही इसका मतलब भी होना चाहिए, क्योंकि वरना फेयरवेल टूर अनाउंस क्यों किया तुमने। बाकी देखो, अगर जगह कहीं बची तो भाई करवा, एक लाइव इवेंट में करवा देना, मेरा घर ज्यादा ही हो रहा है। तो 2025 की स्टार्टिंग में शायद हमको एक ऐसा हिंट मिलने वाला है रोमन रेंज के बारे में जो कि ये बता देगा कि आने वाले टाइम में अब क्या फ्यूचर होने वाला है रोमन रेंज का। तो पीटर रोजनबर्ग ने ये बोला कि 2025 की स्टार्टिंग में नेटफ्लिक्स के टाइम से रोमन रेंज अगर फुल टाइम हो जा रहा है तो समझ लेना कि भैया अब रोमन रेंज उसको फुल टाइम शेड्यूल में ही लेके चलने वाला है। लेकिन अगर अब भी रोमन रेंज फुल टाइम नहीं होता तो ये समझ लेना कि कभी भी रोमन रेंज सब वीक बाय वीक एक कंटिन्यू स्टोरी लाइन में कभी भी वैसे इन्वॉल्व नहीं होने वाला जैसे एक फुल टाइम वाला रोमन रेंज होता था। यानी कहने का उनका मतलब ये था कि अगर अभी रोमन रेंज फुल टाइम होता तो ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे भी ऐसा होगा, लेकिन अब नहीं होता तो समझ लेना अब रोमन रेंज का शेड्यूल हमेशा ही ऐसा रहने वाला है जहां पर आपको उनको बहुत ज्यादा कम देखने की आदत डालनी पड़ेगी, वो फुल टाइम शेड्यूल नहीं होगा। एंड आई थिंक ये बहुत हद तक ऑब्वियस भी, क्योंकि इस पॉइंट पे रोमन रेंज एक्टिव नहीं है तो फिर लगेगा रेसलमेनिया सीजन में बंदा एक्टिव नहीं है तो बाद में क्या ही होगा। अभी ना रोमन रेंज का शेड्यूल भी ऐसा, अगर आप पिछले साल से भी देखोगे कि जब इंपॉर्टेंट टाइम होता है तो बंदा हमेशा शोज के ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं है वो छुट्टी मारता है, लेकिन फिर जब लगता है मामला थोड़ा सा ठंडा तो वो गायब हो जाता है। तो आप इसको मिक्स रोमन रेंज का शेड्यूल बोल सकते हो। बट अभी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा भैया बंदा फुल टाइम में रहा एटलीस्ट रेसलमेनिया था, क्योंकि तब भी नहीं हो रहा तो भाई फिर तो यार ये तो थोड़ा प्रीमियम आदमी हो, लेकिन इतना भी प्रीमियम मत हो कि भाई तुम शोज पे ही नहीं आ रहे। मैं बहुत बार बोलता ही रहता हूँ चैनल पे कि कैसे एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम में से बहुत सारे लोगों को अगर इतने ही पैसे मिल जाए तब भी हमारे लिए करना मुश्किल होगा। हाँ, बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिसएग्री भी करते हैं इससे, लेकिन जरा ये वाली स्टोरी भी सुनो। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने क्रिसमस के बारे में, क्रिसमस के दिन सभी फोटो पोस्ट करते करिए, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो 15% जो है पैरालाइज्ड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कैसे वो जो एफर्ट्स हैं, जो वर्क है, वो सारा सब कुछ कर रहे हैं। सोच लो, मतलब ये सोचो, मैं जो अगेन पैसे भले ही मिल रहे हैं लेकिन भाई बंदे का 15% जो पूरा लेग है वही पैरालाइज हो चुका है। या थिंक मैंने पहले भी कभी शेयर किया आपके साथ, लेकिन फिर भी यार ब्रॉन स्ट्रोमैन को देख के कभी रिंग में आपको लगेगा कि बंदा ऐसी चीज़ों से सफर कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कुछ सुपर ह्यूमन लेवल के होते हैं। और मैं आई थिंक इन जनरल जब मैं बात करता हूँ मैं एथलीट्स की बात करता हूँ, क्योंकि माइंडसेट फिर इनका कुछ अलग ही है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है एलिमिनेशन चेंबर 2025 के साथ। तो लास्ट टाइम जब रॉजर सेंटर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई इवेंट किया था तो वो था रेसलमेनिया 18 2002 में, और उस टाइम पर जो टोटल अटेंडेंस आई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी 2025 का एलिमिनेशन चेंबर तोड़ने जा रहा है। तो कंपैरिजन देखो, डिफरेंस देखो, कहां उस समय रेसलमेनिया का जो गेट था उसको अब 2025 साल का एलिमिनेशन चेंबर वाला शो ही ब्रेक करने जा रहा है उस रिकॉर्ड को। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ओवरसीज जब डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती है तो वहां के लोगों के अंदर चुल बहुत ज्यादा है कि भैया हम भी देखने जाएंगे, हमको भी इस वाले शो का एक्सपीरियंस करना है। तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ओवरसीज से फायदा अच्छा खासा हो जा रहा है। सोचो, पिछली बार का रेसलमेनिया का रिकॉर्ड अब एलिमिनेशन चेंबर ही तोड़ देगा। बहुत ही खेद और दुख के साथ मुझे आपके साथ एक समाचार प्रदान करना पड़ रहा है आपको, और वो ये है कि शायद जो मंडे नाइट रॉ का डेब्यू एपिसोड है ऑन नेटफ्लिक्स, वहां पर रैंडी ओटन नहीं होने वाले। तो डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन की तरफ से ये अपडेट आई है। कहते हैं मेरे को बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया कि क्या रैंडी ओटन का स्टेटस होगा, तो अभी तक तो मुझे ये पता चला है कि रैंडी ओटन इस वाले शो का पार्ट नहीं बनने वाले। देखो भाई, ये बहुत ही खेद की बात तो है, लेकिन अगर किसी और बिगर मूवमेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ओटन को सेव कर रही है तो आई थिंक मैं चाहता हूं कि क्योंकि ऑलरेडी उस वाले शो पर बहुत सारे हंगामे वैसे ही होने वाले हैं, तो रैंडी ओटन की चीज दब के ना रह जाए, जैसे थोड़ा थोड़ा सर्वाइवर सीरीज में भी रैंडी ओटन के साथ हो गया था सीएम पंक के रिटर्न की वजह से। तो अब जब वो आ रहे हैं तो उनके ऊपर पूरी अटेंशन स्पॉटलाइट होनी चाहिए। अब तुम उनको किसी भी तरीके से यूज करो। भाई ट्रिपल एच गलती से भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से सुन लेना, 2025 में अगर रैंडी ओटन के पास चैंपियनशिप ना आई तो भाई फिर बात कहानी सही नहीं होगी। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो दिख रही होगी, उसे भी जाकर जरूर देखना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।